हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्रिएट पे। चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। आज का जो चैप्टर है चैप्टर 10, उत्पादक का संतुलन, प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम। चलिए आज पहले जानते हैं उत्पादक का संतुलन। पहले जानेंगे उत्पादक कौन है। उत्पादक कौन है? उत्पादक कौन है? देखिए पहला क्या दिया गया, उत्पादक कौन है? जो उत्पादन करता है, जो उत्पादन, हु इज प्रोडक्ट्स, जो उत्पादन करता है वो क्या है? उत्पादक है। संतुलन मतलब क्या होगा? संतुलन मतलब आप क्या समझ रहे हैं बेसिकली, कि यदि उत्पादन से अभिप्राय है कि जितना, मतलब कैसे, जितना डिमांड हो उतना ही प्रोडक्शन। ठीक है, जितना डिमांड हो उतना ही प्रोडक्शन, संतुलन का, संतुलन से अभिप्राय है। ठीक है, लेकिन यहां जो जानेंगे हम लोग, एक उत्पादक के अनुसार संतुलन कब होगा। उत्पादक कहता है कि जब ज्यादा से ज्यादा लाभ करते हैं तो ज्यादा, जब ज्यादा से ज्यादा लाभ करते हैं तो क्या होगा? तब संतुलन होगा। किसके अनुसार? उत्पादक के अनुसार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। एक उत्पादक के मन में क्या रहता है कि अधिकतम से अधिकतम क्या करना? लाभ प्राप्त करना। वह यह लक्ष्य संप्राप्ति आय तथा लागत के बीच के अंतर को अधिकतम करके प्राप्त करता है। संप्राप्ति टोटल रेवेन्यू और लागत टोटल कॉस्ट। देखिए इन दोनों का बीच का अंतर, यहां आप लिख सकते हैं क्या? लाभ। लाभ बराबर फॉर्मूला निकल गया। जो एक उत्पादक होता है डियर फ्रेंड्स, उत्पादन कब करता है? उसकी जो थिंकिंग रहता है, उसका जो सोच रहता है, वो क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? लाभ। ज्यादा से ज्यादा क्या हो? लाभ हो। एक अर्थशास्त्र के अनुसार क्या बताया गया? टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की अंतर यहां बताया गया है ना। देखिए वह लक्ष्य संप्राप्ति आय तथा लागत के बीच का अंतर अधिकतम करके प्राप्त करता है। कौन? एक प्रोडक्ट। चलिए ये फॉर्मूला आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। लाभ बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। देखिए उत्पादक के संतुलन का की अवधारणा, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया, उत्पादक के उत्पादक के अनुसार संतुलन कब होता है? जब उत्पादक से संतुलन से अभिप्राय के लाभ अधिकतमीकरण हो, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? लाभ हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो मेरे डियर फ्रेंड्स? लाभ हो। तभी संतुलन होगा। किसके अनुसार? एक प्रोडक्टर के अनुसार, जो उत्पादन करता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि लाभ जब अधिकतम रहे, लाभ जब अधिकतम होगा तो एक प्रोडक्टर के अनुसार क्या आता है? वो अपना संतुलन प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? संतुलन प्राप्त करता है प्रोड्यूसर्स। देखिए यहाँ लाभ को जो नोट्स किया गया डियर फ्रेंड्स, लाभ को जो डिनोट्स किया गया है वो किया गया है पाई से। पाई बराबर देख रहे हैं कि टी आर माइनस, देखिए ला पाई, देखिए पाई बराबर दिया गया है टी आर माइनस टी सी। में पीछे बताया कि पाई से प्राय लाभ को दर्शाया गया है। ये होगा टोटल संप्राप्ति और ये टोटल, ये लागत है, ये टोटल आय है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लेंगे। अर्थशास्त्र में किसी पाई से क्या दर्शाया गया है? लाभ को। ये मैथ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। चलिए एक प्रोडक्टर के अनुसार आप समझ गए हैं होंगे कि प्रोडक्टर्स के अनुसार संतुलन कब होगा? जब अधिक, मतलब अधिक से अधिक क्या होगा? लाभ होगा मेरे दोस्त। चलिए फिर जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं आर्थिक लाभ तथा लेखांकन लाभ, इकोनॉमिक्स प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। देखिए ऊपर परिभाषित किए गए आर्थिक लाभों से अभिप्राय टी अर्थात टी से टोटल कॉस्ट के बीच के अंतर से है। लेखांकन लाभों का अभिप्राय भी टी अर्थात टी सी के बीच के अंतर से है, परंतु अकाउंटेंट केवल स्पष्ट लागत एक्सप्लिसिट कॉस्ट टी सी के आकलन में को मतलब टी सी को ही, स्पष्ट लागत को ही शामिल करते हैं, जबकि अर्थशास्त्री स्पष्ट तथा निहित लागतों को शामिल करते हैं। अर्थशास्त्री के अनुसार स्पष्ट और निहित, आपको पीछे वाला चैप्टर में बताया गया था स्पष्ट लागत क्या होता है और निहित लागत क्या होता है। डियर फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट जान रहे हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, स्पष्ट लागत क्या होता है और निहित लागत क्या होता है? देखिए स्पष्ट लागत कह सकते हैं, आप एक फार्म खोल रहे हैं, जैसे ये आपका फॉर्म है, आप टीवी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, टीवी के प्रोडक्शन के लिए वर्कर चाहिए, बिल्डिंग्स भी चाहिए। ठीक है, चाहिए। ठीक है, इसके आप यदि स्पष्ट लागत डायरेक्ट एक स्वामित्व अपना रुपये लगा, आप एक ऑनर क्या कर रहा है? बिल्डिंग अपना ही मान लीजिए लगा रहा है,
और कुछ चीज हो रहा है जो बाजार से किराए पर ले रहा है, खरीद रहा है, जो बाजार से किराए पे आ रहा है, तो वो क्या हो गया? अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत। ठीक है मेरे दोस्त। और जो स्वामित्व, जो ऑनर अपने ओर से मिला जाता है, अपने ओर से पूंजी देते हैं, वो क्या हो गया? निहित लागत। जैसे बिल्डिंग्स, इसके लिए क्या हो गया? निहित लागत। ठीक है मेरे दोस्त, मुझे आशा है इन दोनों में अंतर आप समझ, पीछे वाला जो भी स्टूडेंट चैप्टर नहीं पढ़े हैं, एक बार बिल्कुल जाके एक बार पढ़िए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अस्पष्ट लागत और निहित लागत आप लोग समझ चुके हैं। चलिए फिर आगे वाला पढ़ते हैं। देखिए आर्थिक लाभ बराबर क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इससे क्या अर्थशास्त्री के अनुसार बताया है कि दोनों जोड़ा जाता है। आर्थिक लाभ बराबर क्या? टोटल रेवेन्यू बराबर टीसी अस्पष्ट लागत है, निहित लागत। टीसी में शामिल कौन है? टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट बराबर आप क्या लिखेंगे? टीसी बराबर टीवीसी एंड टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अर्थशास्त्री के अनुसार दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को, लेकिन अकाउंटेंट जो होता है वो किसको शामिल करते हैं? एक अस्पष्ट लागत को बस शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए यहां जैसे कि आप याद करेंगे, आपको पूछा जाएगा कि 1 नंबर में आर्थिक लाभ बराबर फॉर्मूला का टोटल रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट, ये वाला फॉर्मूला। लेखांकन लाभ में टोटल रेवेन्यू में टोटल लेखांकन लाभ। टीसी में केवल अस्पष्ट लागत शामिल है, लेखांकन में क्या बिल्कुल अस्पष्ट लागत शामिल किया जाता है। मेरे डियर फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदार के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि इकोनॉमिक्स वो भी पढ़ सके। चलिए आर्थिक लाभ बराबर क्या होता है? आर्थिक लाभ ऊपर में बताया टी आर माइनस टीसी। वहाँ टीसी से अभिप्राय क्या? जैसे कि मैंने बताया स्पष्ट लागत, और दोनों टीसी में शामिल क्या क्या होते हैं? स्पष्ट लागत और निहित लागत में। लेखांकन लाभ में टोटल में से स्पष्ट लागत, यहाँ बिल्कुल यहाँ देखिए लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ बता दिया गया। कोई वही तो बात है, बिल्कुल ये छोटा चैप्टर बहुत मजे से पढ़ेंगे मेरे डियर फ्रेंड्स। देखिए अब जो हम लोग जानेंगे सकल तथा निवल, सकल तथा निवल एवं शुद्ध लाभ, ये जानेंगे। ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। देखिए सकल लाभ में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है डियर फ्रेंड्स? बताएंगे, कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं है तो। देखिए जैसे कि आप एक फर्म जैसे आप टीवी के, मैंने बताया था टीवी बना रहे हैं। ठीक है, टीवी बना रहे हैं। ठीक है, अब आप फर्म के लिए टीवी बना तो रहे हैं, राइट है। अब इसके लिए तो फिक्स्ड कॉस्ट लगा ही। अब मान लीजिए टीवी को ठीक करने या टीवी को बनाने में तेल की आवश्यकता होगी, तेल, बिजली, ये सब जो आते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं, तो जो अपरिवर्ती लागत होता है, सॉरी परिवर्ती लागत, प्रवृत्ति लागत। ठीक है, चलिए यहाँ सकल लाभ से बस इसमें सकल लाभ से बस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल में कौन से आते हैं? जैसे बिजली आ गया, कोई मशीनरी के लिए कोई तेल आ गया। ठीक है, अब शुद्ध लाभ क्या होता है? शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? यदि टोटल रेवेन्यू में से किसे घटा देंगे? टी आर में से टी सी घटा देंगे, क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? निकल जाएगा शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। एनपी से नोट्स करते हैं नेट प्रॉफिट को, एनपी निकल जाएगा आपका। देखिए यहाँ क्या है? टी आर कुल संप्राप्त, कुल प्रवृत्ति लागत एंड बंदी लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से बंदी लागत। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलते हैं फिर अगले पॉइंट को। और देखिए ये चीज नीचे लिखा गया है, सकल लाभ क्या होता है यहाँ। देखिए इसे आप लोग एक बार पढ़ेंगे। देखिए सकल लाभ से अभिप्राय कुल संप्राप्ति, टोटल रेवेन्यू तक कुल प्रवृत्ति लागत का अंतर से है। ठीक है, टी जैसे ये नोट्स किया गया। एंड निवल से अभिप्राय क्या है? कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को जब घटाया जाता है, टोटल रेवेन्यू मतलब नेट प्रॉफिट। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए फिर अगले पॉइंट को पर जानते हैं।
बिल्कुल मजे से पढ़ने वाले हैं दोस्त, ठीक है। बस लिखना नहीं है, आप लोग बस देखिए वीडियो, आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। देखिए असमान लाभ, समान लाभ तथा उपसमान लाभ क्या होता है। देखिए जानते हैं असमान लाभ, असमान लाभ, उपसमान लाभ एंड समान लाभ। देखिए इन तीनों से अभिप्राय है। देखिए यहाँ जो नोट्स किया गया टी आर और टी सी के रिलेशन को जानेंगे, टी आर एंड टी सी के रिलेशन को। जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बड़ा होगा डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या कहेंगे, लाभ हो रहा है। मेरा संप्राप्ति जो है लागत से ज्यादा आ रहा है, आप क्या कहेंगे, जितना रुपए आपने लगाया, मतलब 50,000 आपने लगाया, लेकिन संप्राप्ति जो हो रहा है, टोटल रेवेन्यू जो आपके पास आ रहा है 80,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये 30,000 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्त। ये क्या हो गया आपके लिए, समान लाभ हो गया। ये क्या हो गया, समान लाभ हो गया, ठीक है। अब जानते हैं असमान लाभ और उपसमान लाभ में क्या। देखिए आप समान लाभ सीखे। अब असमान लाभ में क्या होता है कि टोटल कॉस्ट और टी आर दोनों इक्वल, जितना मैंने रुपए लगाया उतना रुपए मेरे पास आया, जितना आपने लगाया रुपए उतना रुपए ही आपके पास आया, मतलब संप्राप्ति टी आर आपका 50,000 है, तो टोटल कॉस्ट भी 50,000 है। तो आप क्या कहेंगे, ना लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। आप क्या कहेंगे डियर फ्रेंड, ना लाभ हुआ ना ही आपके पास तो हानि हुआ, ना 50,000 आपके पास, ये बराबर होंगे 50,000 के। अब क्या होगा, यहां हो गया मेरे दोस्त आपको ये असमान लाभ। और उपसमान लाभ क्या हो गया, जब टोटल कॉस्ट टीसी टोटल रेवेन्यू से बड़ा होगा। टोटल को आप क्या, यदि आपने 50,000 रुपये लगाया, अब उसे बेचने पर आपको कितना आ रहा है, 30,000 ही आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 20,000 का आपके पास लॉस है। तो ये टोटल कॉस्ट बड़ा है। यदि टोटल कॉस्ट डियर फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट बड़ा रहेगा टोटल रेवेन्यू से, आप क्या कहेंगे, उपसमान लाभ हुआ है। क्या है, उपसमान लाभ हुआ है। चलिए फिर जानते हैं। देखिए यही चीज बताया गया है यहाँ डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ क्या बताया गया है, टी आर तथा टी सी रिलेशन में जब टी आर बड़ा रहेगा तो क्या होगा, समान लाभ, जैसा कि मैंने बताया था। और ये बताया गया है उपसमान लाभ के लिए एवरेज कॉस्ट एंड एसी, एवरेज के रिलेशन में भी बताया गया। यहाँ मैं भी बता देता हूँ एवरेज कॉस्ट क्या होता है। पीछे वाले चैप्टर में एवरेज रेवेन्यू बताया था, आप लोग उसे पढ़ेंगे। प्रति इकाई कह सकते हैं, प्रति इकाई कॉस्ट यदि कह सकते हैं 5 गुड्स को बनाने में 50,000 लग रहा है, तो एक कॉस्ट को, एक गुड्स को बना, एक वस्तु को बनाने में कितना लग रहा है, क्या कहेंगे आप लोग, 10,000, ठीक है। टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट बटा क्वांटिटी, ठीक है। यदि एवरेज रेवेन्यू, इसका मतलब क्या कहेंगे आप लोग, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू जब एवरेज कॉस्ट से बड़ा होगा तो क्या होगा, समान लाभ होगा, आपको लाभ हो रहा है इसका मतलब है। और उपसमान लाभ कब होगा, उपसमान लाभ से क्या अभिप्राय है मेरे दोस्त, जब ना ही लाभ हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू जब दोनों बराबर है तो आप कहेंगे ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। देखिए और आगे क्या बताया गया, उपसमान लाभ जब टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल रेवेन्यू से बड़ा होगा, तो आप क्या बताएंगे कि हानि हो रहा है। एवरेज कॉस्ट यहाँ दिया गया एवरेज कॉस्ट, जिसे आप एवरेज कॉस्ट का प्रकार निकाल, टोटल रेवेन्यू बटे क्वांटिटी निकाला गया यहाँ, ठीक है। मैंने टोटल रेवेन्यू के अनुसार बताया है, कोई बात नहीं, आप लोग एवरेज रेवेन्यू से भी सीख रहे हैं। चलिए जो भी स्टूडेंट फटाफट, जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए फिर पढ़ते जानते हैं अगला पॉइंट। देखिए समान लाभ, ये सब चीज एक समान लाभ बताया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ये सब, ठीक है।
और फिर पढ़ते हैं अगला पॉइंट। देखिए यही चीज़ तो पूछा जाता है, ये टॉपिक ही पूछा जाता है, कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम। ये क्या पूछा था? इक्विलिब्रियम। चलिए पहला क्या है, देखिए कंडीशन, उत्पादन के संतुलन के शर्त, ये चीज पूछा जाता है मेरे दोस्त। ये सब पॉइंट को, इस छोटा ही चैप्टर है लेकिन यही पॉइंट इससे पूछा जाता है, और रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या है इसका शर्त? सीमांत संप्राप्ति मतलब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होने चाहिए। ठीक है, पहला क्या है? जब सीमांत संप्राप्ति सीमांत खर्च के बराबर होता है, पहला शर्त है। दूसरा क्या दिया गया? मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी होनी चाहिए। और इसका रेखा चित्रीय जब प्रस्तुतिकरण जब बताएंगे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और तीसरा क्या बताया गया? AR कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बराबर होता है। प्रवृत्ति लागत क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का बराबर होना चाहिए। ठीक है, उत्पादन के संतुलन का पहला क्या है कि जब MR किसके बराबर होगा? सीमांत लागत के बराबर। चलिए नीचे दिया गया है, पर इसे एक बार पढ़ेंगे। केवल ये शर्त पूरी होती है तभी कुल संप्राप्ति टोटल रेवेन्यू कुल लागत के बीच का अंतर अधिकतम होगा, अर्थात लाभ अधिकतम होगा। ठीक है, यहां बताया गया, एक बार इसे पढ़ेंगे। लाभ को अधिकतम करने के लिए एक उत्पादक उत्पाद के उस स्तर का चयन करता है जिस पर सीमांत लागत MR सीमांत लागत के बराबर होता है, सीमांत लागत के बराबर होता है तथा उत्पाद का संतुलन स्तर सीमांत लागत बढ़ती है। कह सकते हैं जो पॉइंट बताया गया, AR की कीमत कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब प्रवृत्ति लागत के बराबर होनी चाहिए। देखिए चौथा पॉइंट जो बताया गया है क्या है? देखिए उत्पादन के संतुलन का सरणी यंत्र, अब देखिए यहाँ डायग्राम से बताया गया है। ये चीज़ आप देखिए यहाँ तो थोड़ा फोटो खींचने में कट गया है, तो आप लोग बुक से देखेंगे जरूर, बुक एक बार जरूर देखिएगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक्स हुआ है मुझसे। ठीक है, किसके दृष्टिकोण से यहाँ समझाया गया है? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। देखिए MR आपको बताया गया था P बराबर MR बराबर AR। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू बताया गया था। ठीक है, पीछे बताया गया था इस ऐसा डायग्राम सेप बनाया गया था ARMP, ये सेप बताया गया, क्षैतिज रेखा तल बताया गया था आपको। देखिए क्वांटिटी दिया गया 1 2 3 4 5, मार्जिनल रेवेन्यू दिया गया एंड मार्जिनल कॉस्ट दिया गया। जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर रहती है, इस स्थिति में क्या होगा? संतुलन होगा। चलिए और नीचे में भी देखिए यूनिट 10 पे जाएंगे, क्वांटिटी 10 पे, यहाँ 9 तक, नीचे 10 था। आप बुक्स देखेंगे, जो भी स्टूडेंट्स एक बार बुक देख लीजिएगा। 10 पे क्या करूँ? 10 पे भी क्या है? संतुलन। जहाँ वहाँ भी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या था? बराबर था 10 पे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बुक अवेलेबल है तो आपके पास। देखिए फोटो खींचने में थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ है। चलिए यदि ये तालिकावन आपके बुक्स में दे, यदि ये पढ़ते तो आप लोग को कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर। देखिए आप लोग को बताया गया था जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट पहला स्थिति में बराबर होंगे, जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? बढ़ रहा होगा, तो क्या होगा? देखिए दो ये स्थिति, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट क्या है? बराबर कब? 2 का, जब यूनिट्स 2 पे जाएंगे। पॉइंट देखिए जैसा कि मैंने नोट्स किया था अभी, अंडरलाइन किया था। जब उत्पादन की 2 इकाई उत्पादन की जाती है तो उत्पादित की गई यूनिट 10 इकाई का उत्पादन की जाती है। देखिए पहले स्थिति में क्या है? जब 2 पे जाता है। ठीक है, तो है दूसरा पॉइंट 10 जो कि मैंने बताया था फोटो खींचने में थोड़ा सा मिस्टेक्स होता है। जब उत्पादन 10 की इकाई में उत्पादित की जाती है, तो हालांकि स्थिति 1 में जब उत्पादन 2 की इकाई MC गिर रही है, MC
गिर रही है, उसमें बताया यदि 10 पे था क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यूनिट्स है क्वांटिटी, ये MR है, पहला तो आपको दिखाया गया, ये MC है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ 10 में था कि क्वांटिटी 10 यहाँ लेता हूँ, और यहाँ MR 12 जो प्राइस सेम ही रहेगा, और यहाँ 10 से 12 हो जाता है, तो क्या क्या हो रहा है, MC बढ़ रहा है, तो 12 से फिर अगला 11 यूनिट्स में क्या हो रहा है कि MC बढ़ रहा होगा, तो यहाँ 12 से 15 हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ बताया गया जब उत्पादन 10 इकाइयों के, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि उत्पादन अपना संतुलन तब प्राप्त करता है जब MC केवल बढ़ रहा है, यहाँ तो बढ़ रहा है, 12 से 15 हुआ, ठीक है, बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि संतुलन तब प्राप्त होगा जब 10 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा, ना कि उत्पादन टू में। देखिए आपको जो पीछे बताया गया कि यहाँ बताया गया आपको, यहाँ देखिए गिर रहा है, यहाँ क्या है, मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है, तो यहाँ संतुलन नहीं होगा। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 15 से 12 हो गया, प्राइस और खर्च तो दोनों यहाँ इक्वल है। ठीक है, लेकिन यहाँ संतुलन तो नहीं है। यहाँ आपको क्या बताया गया है कि जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा हो, जैसे आगे बताया गया है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा हो, जैसे कि यहाँ क्या होगा, 12 से 15 हो गया, और 12 प्राइस था, 12 से 15 हो, यहाँ क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, संतुलन होगा। MC बढ़ रहा है, अर्थ संतुलन तब प्राप्त होगा 10 इकाई जब उत्पादन किया जाएगा, 10 इकाई जब उत्पादन किया जाएगा तो क्या होगा, संतुलन होगा, ना कि इकाई 2 पे। MC गिरना केवल TR टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का अंतर बढ़ाता है। याद कीजिए, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और समेशन ऑफ, पीछे भी पहले इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था, टोटल रेवेन्यू में समेशन, यदि मार्जिनल कॉस्ट का समेशन जोड़ दिया जाए तो क्या किसके बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है डियर फ्रेंड्स। अतः क्या होगा, या क्या, अतः गिरती, यहाँ देखिए MC की स्थिति में TR तथा TVC के बीच का अंतर TR माइनस TVC में बढ़ने की प्रवृत्ति से होती है। लाभों का वृद्धि तदनुसार गिरती MC की स्थिति संतुलन प्राप्त करेगा। जैसे यहाँ दिया गया है MR MC बराबर 12, MC बढ़ रही है, उत्पादन की 10 इकाई की जाएगी। देखिए ये चीज़ अपने से आप पढ़ेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यही चीज़ इसमें पूरा चर्चा किया गया। यहाँ देखिए, यहाँ क्या पहले स्थिति में क्या किया गया चर्चा, जब उत्पादन 2 पे होता है। ठीक है, उत्पादन 2 पे देखिए, समेशन ऑफ MR 12 प्राइस सेम था, प्राइस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आया, देखिए जब TR, यहाँ यूनिट 10 का चर्चा किया गया। देखिए प्राइस 24 लिया गया, 2 यूनिट जैसे ही 10 पे था, तो क्या बताया गया था आपको कि 12 यहाँ संतुलन हुआ था, और इससे कितना बढ़ गया था, 12 से 15, मार्जिनल कॉस्ट क्या था, 15 से 15 हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ 12-15 को जोड़ा गया है, एंड यहाँ 12-15 को जोड़ा, यहाँ पाई का मतलब इससे किससे लिया गया, सकल लाभ मैंने पीछे बताया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और यहाँ जब उत्पादन 10 हो रहा है तो सॉरी, यहाँ यूनिट 2 का चर्चा किया गया। यूनिट 2 में देखेंगे आप लोग जी, यूनिट 2 में देखेंगे 12 और 15 को जोड़ा गया है। ठीक है, पहले फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल कॉस्ट कितना था, 15 था, और गिर रहा है, 15 2 में कितना हो गया, 2 में 12 हो गया, MR के तो बराबर हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, गिर रहा है। तो यहाँ देखिए सकल लाभ हुआ जो यहाँ माइनस में आया है, तो क्या किस में आया है, माइनस में लाया। यहाँ यूनिट 2 के लिए चर्चा, इकाई 2 के लिए चर्चा, यहाँ देखिए सिचुएशन 2 में जब उत्पादन 10 किया किया जाता था, मार्जिनल कॉस्ट का हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि देखिए TR बराबर क्या होता है, फॉर्मूला समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और TVC, यदि ये आप जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ देखिए आंसर क्या आ रहा है, 20 जो पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे यहाँ संतुलन।
ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो नीचे दिया गया इसे एक बार पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण पे। ठीक है, रेखा चित्र प्रस्तुतिक्रम देखिए, यहाँ जो एमसी को ये यू शेप में यू शेप में बताया गया है। ठीक है, यहाँ जो ये क्षैतिज रेखा है ए आर और एम आर ये। ठीक है, देखिए यहाँ Q1 से पॉइंट किया गया, आप अपने बुक्स को देखें, यहाँ Q2 से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मार्जिनल कोस्ट गिर रहा है, तो यहाँ आप संतुलन होगा डियर फ्रेंड्स। आपको पहले क्या बताया गया है, मार्जिनल कोस्ट बढ़ती होनी चाहिए। देखिए एक मार्जिनल यहाँ तो गिर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, जिसके कारण यहाँ संतुलन ना हो के संतुलन कहाँ होगा, यहाँ होगा डियर फ्रेंड्स, ये Q2 पॉइंट पे यहाँ क्या होगा, संतुलन यहाँ होगा। मतलब यहाँ कह सकते हैं ये जो स्थिति है लाभ का स्थिति है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और जैसे ही प्राइस से कॉस्ट अधिक होता था, यदि मैंने बताया था यदि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट यदि यहाँ क्या हो जाएगा, यदि मार्जिनल कॉस्ट अधिक हो तो क्या कहेंगे आप कि आपको लागत अधिक लग रहा है। ए आर से बड़ा जब मार्जिनल कॉस्ट होगा डियर फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे, बराबर मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होगा तो आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। लागत अधिक जब लग रहा है और उससे रुपए कम आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, हानि हो रहा है। इस स्थिति में आपको लाभ हो रहा है। और जैसे ही ये ए आर एम आर जो लाइन लिया गया, इससे ऊपर इस स्थिति जो दिया गया, ये हानि। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके नीचे देखिए बुक में नीचे समझाया गया है, एक बार आप लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने इस चित्र को डायरेक्टली आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए ये बुक्स में जो समझाया गया है ये क्षेत्र से समझाया गया है, बिल्कुल आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और अगला पॉइंट जो बताया गया है इस चैप्टर में, नीचे यही चीज बताया गया है मेरे दोस्त, नीचे यही चीज बताया गया है। एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप लोग को दोबारा बताया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए फिर अगला पॉइंट जो है जानते हैं। एक ग्राफ में ये वाला शेप, यहाँ जो बताया गया है अतिरिक्त, यहाँ क्या बताया गया है मेरे दोस्त, यहाँ बताया गया ये वाला जो देख रहे हैं पॉइंट, ये वाला ग्राफ, ये वाला, ये अतिरिक्त क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट किसको दर्शाता है। जैसा कि आप देखिए, मैंने तो बनाया नहीं है, मतलब फोटो खींचने में थोड़ा सा गलती हुआ है, मिस्टेक्स हुआ है, तो आपके बुक्स में था तो मैं अभी देख रहा हूँ। इस यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये वाला शेप है, ये वाला शेप है, इससे अधिक ये वाला शेप है, मतलब कह सकते हैं जैसे A B C D, इससे तो बड़ा ये A B C D E कर दीजिए यहाँ तक, तो कौन है बड़ा, यहाँ MC क्या है, बड़ा है किससे, MR से। MR से क्या, MC बड़ा है मेरे दोस्त MR से। देखिए यहाँ थोड़ा सा मार्कर की, MC बड़ा होगा MR से। ठीक है, ये जो पॉइंट अभी मैंने बताया। ठीक है, देखिए यदि आप लोग नहीं समझेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि दोबारा बना सकें। चलिए जस्ट इसी के जैसा अपोजिट आगे वाला एक ग्राफ से बताया गया है, जस्ट अपोजिट क्या, देखिए हाँ ये शेप को भी मैंने बताया, यही शेप को, जिसे तो नोट्स फोटो दिया गया, ये शेप मैंने बताया उसके उल्टा। देखिए ये शेप, देखिए ये वाला शेप, देखिए मार्कर बड़ा हो गया, मार्कर ये शेप
ठीक है। इसको जस्ट उसके उल्टा यहाँ क्या हो रहा है कि टी आर मतलब कह सकते हैं, ये कह सकते हैं एक प्रकार से लाभ, ठीक है। इसके नीचे पॉइंट दिया गया है, एक बार पढ़ेंगे, जानते हैं, पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या बताइए, ये पॉइंट कि देखिए ये नोट्स किया गया, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि नेम, ये पॉइंट जो अभी नोट्स किया गया था Q1 L1 से, ये यहाँ देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कमी टी आर की कमी से कम है अथवा टी आर में हानि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में लाभ से अधिक है। लाभ की तुलना यहाँ देखिए तुलना से अधिक है, तदनुसार टी आर में टोटल वेरिएबल कॉस्ट के गिरने की प्रवृत्ति है, जिससे आप क्या कहेंगे कि लाभ तो होगी लेकिन अधिकतम नहीं होगी। देखिए संतुलन यहाँ भी यही बताया गया है मेरे दोस्त कि संतुलन स्थिति जब एम आर एम सी तथा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है तो थोड़ा सा मिट रहा है, जिसके कारण बताने में दिक्कतें आ रहा है, फोटो अच्छे से नहीं खींचा गया। देखिए क्या लिखा गया है, किसी भी और प्रस्थान का अर्थ है टोटल रेवेन्यू तथा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच के अंतर गिरने की प्रवृत्ति तो होगी लेकिन लाभ अधिकतम नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही था। एक बार आप लोग के बुक्स में जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं आप नोट्स करेंगे, मतलब टिक करेंगे, देखते हैं ठीक है कितने टिक कर पाते हैं आप लोग। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए जो भी देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी इस प्रकार कि फ़ोटो अच्छे से नहीं खींचा गया था चैप्टर का, पेज का। तो जहाँ भी आप लोग को दिक्कत है आप कमेंट करेंगे तो दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए बने रहिए आप लोग फ्यूचर के चैनल पे। मिलते हैं आप लोग से फिर नए क्लास में। बाय।